एक बड़े पब्लिक इवेंट में अमेरिका के प्रेसिडेंट मंच पर खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं। चारों तरफ सब कुछ सामान्य है और माहौल पूरी तरह कंट्रोल में दिखता है। तभी उनकी नजर दूर एक बिल्डिंग पर जाती है जहां हल्की सी चमक दिखाई देती है और उसी पल वह समझ जाते हैं कि कोई किलर स्नाइपर के एक्स स्कोप से उन्हें निशाना बना चुका है। कोई और होता तो घबरा जाता, लेकिन प्रेसिडेंट बिल्कुल शांत रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। सेकंड्स में वह कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्नाइपर करीब 3 किलोमीटर दूर है और वह चाहे तो गोली को आसानी से चकमा दे सकते हैं। फिर भी वह जानबूझकर हल्का सा हिलते हैं और गोली अपने कंधे पर लगने देते हैं क्योंकि उन्हें पता है यह मामूली चोट जनता की सिंपैथी दिलाएगी और अगले इलेक्शन में उनकी जीत पक्की कर देगी। इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस के पीछे एक खास जादुई गोली का असर छिपा होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एडी मोरा है। एडी अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा है और नीचे कूदने के बारे में सोच रहा है ताकि वह अपनी जान खुद खत्म कर सके। उसी समय हमें यह भी दिखता है कि उसके पीछे कुछ गुंडे मौजूद हैं जो उसे मारने के इरादे से आए हैं। एडी नहीं चाहता कि वह उन लोगों के हाथों मरे, इसलिए उसके दिमाग में यह विचार चल रहा है कि इससे पहले कि वे उसे मारें, वह खुद ही अपनी जान दे दे। इसी हालत में एडी खुद से बात करना शुरू करता है और बताता है कि आखिर वह इस हालत तक पहुंचा कैसे, और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब हम एडी को कुछ समय पहले की जिंदगी में देखते हैं। एडी पेशे से एक राइटर है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। वह खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसके बाल काफी बढ़े हुए हैं, कपड़े गंदे रहते हैं और उसका पूरा घर बिखरा हुआ है। वह दिन भर घर में पड़ा रहता है, किसी भी तरह का काम करने का मन नहीं करता। काफी समय से उसने कुछ भी नहीं लिखा है और उसका हर दिन बिल्कुल एक जैसा बीत रहा है। वह ज्यादातर समय सोता रहता है, नशा करता है, कभी कुछ खा लेता है और टीवी पर ब्रूस ली की फाइट्स देखता रहता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से रुकी हुई लगती है। इसी दौरान एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसका नाम लिंडी है। जब दोनों मिलते हैं तो लिंडी साफ शब्दों में कह देती है कि वह अब एडी के साथ नहीं रह सकती। एडी यह बात तुरंत समझ जाता है कि वह कुछ भी नहीं कर रहा और इसी वजह से लिंडी उसे छोड़ रही है। लिंडी का करियर अच्छा चल रहा है और हाल ही में उसका प्रमोशन भी हुआ है। एडी पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह लिंडी को रोक ले। वह उससे शादी की बात तक करने लगता है, लेकिन लिंडी साफ मना कर देती है और कहती है कि वह उसके झांसे में नहीं आने वाली। वह याद दिलाती है कि एडी की पहले भी शादी हो चुकी थी और वह शादी सिर्फ एक हफ्ते में टूट गई थी। यह सब सुनने के बाद एडी को साफ समझ आ जाता है कि लिंडी अब उसके साथ नहीं रहेगी। दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और लिंडी वहां से चली जाती है। इसके बाद एडी उदास हालत में अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक आदमी रोकता है जिसका नाम वर्नन है। वर्नन एडी की एक्स वाइफ का भाई है। काफी समय बाद दोनों की मुलाकात हो रही है, लेकिन वर्नन उसे तुरंत पहचान लेता है। दोनों साथ में पास के एक बार में जाकर बैठते हैं। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि करीब 9 साल पहले जब एडी की वर्नन से मुलाकात हुई थी, तब वर्नन नशे की चीजें बेचता था। लेकिन अब वर्नन बताता है कि वह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है और उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदल चुकी है। एडी को यह बात समझ नहीं आती कि अचानक उसकी जिंदगी इतनी कैसे बदल गई। इसी दौरान वर्नन एडी के सामने एक गोली रखता है और बताता है कि इसका नाम NZ-43 है। वह कहता है कि यह ड्रग अभी मार्केट में नहीं आया है और इससे बेहतर चीज एडी को कहीं नहीं मिलेगी। एडी साफ मना कर देता है और कहता है कि वह ड्रग्स नहीं लेना चाहता। हालत पहले से ही खराब है और वह एडिक्ट नहीं बनना चाहता। वर्नन समझाता है कि यह ड्रग बाकी ड्रग से बिल्कुल अलग है। वह एडी से सवाल करता है कि एक इंसान अपने दिमाग का कितना % इस्तेमाल करता है। एडी जवाब देता है कि करीब 5 से 10%। तब वर्नन कहता है कि यह दवाई इंसान को अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने में मदद करती है और एक बार दिमाग पूरी तरह काम करने लगे तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि वह क्या क्या कर सकता है। फिर भी एडी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसी बीच वर्नन का फोन बजता है और वह कहता है कि उसे जाना होगा। जाते समय वह एक NZ-43 की गोली और अपना कार्ड एडी के सामने रख देता है और वहां से निकल जाता है। एडी भी बार से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वह उस गोली को देखता है, थोड़ी देर सोचता है और आखिरकार उसे खा लेता है। जब एडी अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और घर के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी उसकी लैंडलेडी सामने आ जाती है। वह उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसने कई महीनों से रेंट नहीं दिया है। अभी दोनों की बहस चल ही रही होती है कि तभी NZ-43 का असर एडी पर शुरू हो जाता है। एडी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका दिमाग पूरी तरह खुल गया हो। अब वह हर चीज बहुत साफ तरीके से देख पा रहा है, हर आवाज को साफ सुन पा रहा है और सामने खड़ी लैंडलेडी के बैग के अंदर रखी चीजों तक को पहचान पा रहा है। एडी तुरंत लैंडलेडी से कहता है कि उसे लगता है वह अपने पति का गुस्सा उस पर निकाल रही है और शायद उसे लॉ कॉलेज में कोई दिक्कत चल रही है। यह सुनकर लैंडलेडी चौंक जाती है और पूछती है कि एडी को कैसे पता कि वह लॉ कॉलेज में पढ़ती है और क्या वह उसका पीछा कर रहा था। एडी समझाता है कि उसके बैग में लॉ कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली एक स्पेसिफिक किताब रखी हुई है। लैंडलेडी को यकीन नहीं होता। तब एडी बताता है कि उसने उस किताब को करीब 12 साल पहले बस देखा था और कुछ पन्ने पलटे थे, लेकिन अब जब उसका दिमाग पूरी तरह काम कर रहा है तो उसे हर छोटी से छोटी चीज याद आ रही है। यह साबित करने के लिए वह किताब के पेज नंबर्स और उसमें लिखी बातें तक बता देता है। लैंडलेडी एडी की इस एबिलिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। एडी उसके साथ घर के अंदर जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद एडी जैसे ही अपने कमरे में आता है, उसे एहसास होता है कि उसका घर कितना ज्यादा गंदा और अनऑर्गेनाइज्ड है। अंत पूरे घर को साफ और ठीक कर देता है और सोचने लगता है कि यह दवाई बाकी ड्रग्स से कितनी अलग है।
पहले जब भी वह कोई नशा करता था तो उसे चक्कर आते थे, बैठने का मन करता था और किसी भी काम में मन नहीं लगता था। लेकिन इस ड्रग ने सब कुछ बदल दिया है। उसे नशा करने की इच्छा नहीं हो रही और वह पूरी तरह फोकस्ड है। अब एडी को लगता है कि उसे काम करना है। वह बैठकर अपनी किताब लिखना शुरू करता है और बहुत ही कम समय में पूरी किताब लिख देता है। इसके बाद वह मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर सीधे पब्लिशर के पास पहुंचता है। पब्लिशर को यकीन नहीं होता कि एडी ने इतनी जल्दी पूरी किताब कैसे लिख दी। एडी उससे कहता है कि वह किताब के कुछ चैप्टर्स पढ़ ले, अगर उसे पसंद नहीं आए तो वह एडवांस वापस कर देगा। इतना कहकर एडी वहां से वापस घर आ जाता है। अगली सुबह जब एडी उठता है तो उसे एहसास होता है कि NZT48 का असर खत्म हो चुका है, यानी यह ड्रग ज्यादा देर तक काम नहीं करता। इसका असर सिर्फ एक दिन तक रहता है। तभी उसे पब्लिशर का मैसेज मिलता है। पब्लिशर किताब के चैप्टर्स पढ़कर बेहद एक्साइटेड हो चुकी है और एडी के साथ आगे भी काम करना चाहती है। यह सुनकर एडी बहुत खुश होता है और तय करता है कि वह NZT48 फिर से लेना चाहता है ताकि और ज्यादा काम कर सके। एडी सीधे वर्णन के घर पहुंचता है। जैसे ही वर्णन दरवाजा खोलता है, एडी देखता है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। जब एडी उससे पूछता है कि उसे किसने मारा, तो वर्णन इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और बात को टाल देता है। एडी दवाई के बारे में पूछता है। वर्णन कहता है कि इस ड्रग के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और इससे जुड़े लोग काफी अजीब हैं। फिर वह पूछता है कि क्या एडी को और गोलियां चाहिए। एडी हाँ कह देता है। वर्णन बताता है कि उसके चेहरे पर चोट लगी है और वह बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वह एडी से कहता है कि वह बाहर जाकर उसके लिए खाना और लॉन्ड्री से कपड़े ले आए। एडी इसके लिए तैयार हो जाता है और बाहर निकल जाता है। कुछ घंटों बाद एडी वापस आता है और जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसकी नजर सीधे वर्ण की लाश पर जाती है। पूरा घर बुरी तरह बिखरा हुआ है, सामान इधर उधर फैला है। यह देखकर एडी घबरा जाता है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है और डर के मारे वह तुरंत पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। लेकिन पुलिस के आने में काफी समय लग रहा होता है। अकेले खड़े एडी के मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या। वह सोचता है कि शायद जो लोग पहले यहाँ आए थे वे भी उसी गोली को ढूंढ रहे थे। जब उन्हें गोली नहीं मिली तो उन्होंने वर्ण को मार दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह गोली अब भी इसी घर के अंदर मौजूद है। यही सोचकर एडी ग्लव्स पहनता है और पूरे घर में गोली ढूंढना शुरू करता है। वह हर कोना देखता है, हर जगह तलाश करता है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। थक कर वह चुपचाप बैठ जाता है और दोबारा सोचने लगता है। तभी उसकी नजर किचन की तरफ जाती है। उसे याद आता है कि इस घर में किचन होते हुए भी वर्ण ने उसे बाहर से खाना मंगाने को क्यों कहा था। इसी से एडी को यकीन हो जाता है कि गोली किचन में ही छुपाई गई है। वह तुरंत अवन के पास जाता है और अंदर हाथ डालता है। वहां उसे एक पार्सल मिलता है। पार्सल खोलते ही उसे अंदर एक डायरी, कुछ कैश और बहुत सारी गोलियां दिखाई देती हैं। एडी उन्हें उठा ही रहा होता है कि तभी डोर पर पुलिस आ जाती है। घबराकर वह गोलियों को तुरंत छुपा देता है और दरवाजा खोलता है। पुलिस को बताता है कि जैसे ही वह अंदर आया उसे लाश दिखाई दी। पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और पूछताछ करती है कि इस आदमी से उसका क्या रिश्ता है। एडी बताता है कि यह उसकी एक्स वाइफ का भाई है। पुलिस तुरंत उसकी एक्स वाइफ मेलिसा को कॉल करती है। मेलिसा पुलिस से भी बात करती है और एडी से भी। वेरिफिकेशन के बाद पुलिस एडी को जाने देती है। इसके बाद एडी की लाइफ पूरी तरह बदलने लगती है। वह रोज गोली लेने लगता है और उसका दिमाग बेहद तेज गति से काम करने लगता है। सबसे पहले वह अपना लुक बदलता है और फिर एक नई किताब को सिर्फ 4 दिनों में पूरा कर देता है। वह जिस भी लैंग्वेज को सुनता है उसे तुरंत सीख लेता है। वह कसिनो जाता है और मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के जरिए अंदाजा लगाता है कि अगला मूव क्या होगा और वहां भी वह पैसे जीतने लगता है। उसकी लर्निंग स्पीड असाधारण हो जाती है। वह कई लैंग्वेजेस सीख लेता है जिनकी मदद से वह अलग अलग देशों की लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगते हैं। उसका नाम फैलने लगता है। कुछ समय बाद उसकी दोस्ती बेहद अमीर लोगों से हो जाती है। वे लोग उसे हॉलीडेज पर अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करते हैं। एडी उनके साथ दूसरी कंट्री जाता है। वहां वह पूरी तरह एंजॉय करता है। एक दिन वह पहाड़ से नीचे पानी में जंप लगाता है और उसी पल उसे एहसास होता है कि अब तक जो वह सोचता आया था कि उसे राइटर बनना है वह गलत था। उसे राइटर नहीं बनना, उसे बस अपनी लाइफ एंजॉय करनी है और इसके लिए उसे चाहिए बहुत सारा पैसा। किसी भी कीमत पर उसे अमीर बनना है। यही सोचकर वह वापस लौटता है और शेयर मार्केट में पैसे बनाना शुरू कर देता है। वह अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है, लेकिन उसे पता है कि उसके पास कैपिटल कम है और जितनी ज्यादा कैपिटल होगी उतनी तेजी से वह पैसे बना सकेगा। इसी सोच के साथ वह गैंगस्टर गेनाडी के पास जाता है और उससे $1 लाख मांगता है। गेनाडी पहले मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मान जाता है। पैसे देते समय वह एडी को धमकी देता है कि अगर उसने सूद समेत पैसे वापस नहीं किए तो वह उसका हाथ काट देगा। लेकिन एडी को पूरा भरोसा होता है कि वह पैसे लौटा सकता है। अगले ही दिन वह ट्रेडिंग शुरू करता है और सिर्फ 1 हफ्ते में $1 मिलियन बना लेता है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। चारों तरफ एडी के चर्चे होने लगते हैं। इसी बीच एक रात एडी को कॉल आता है कि शहर का सबसे अमीर आदमी उससे मिलना चाहता है। उसका नाम कार्ल वैन लून है। एडी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अगले दिन उसकी मुलाकात लिंडी से होती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। वेट्रेस आती है और एडी उससे इटालियन में बात करता है। यह देखकर लिंडी काफी इंप्रेस्ड हो जाती है। लिंडी को यह भी पता होता है कि एडी ने कितने पैसे कमा लिए हैं। एडी अब हर तरफ फेमस हो चुका होता है। दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं और पूरा दिन और पूरी रात साथ बिताते हैं।
इसी दौरान एडी को महसूस होता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह होटल वापस आता है और रात में खिड़की से बाहर देखता रहता है कि वह आदमी अब भी वहां है या नहीं। तभी पहली बार उसे इस दवाई का साइड इफेक्ट महसूस होता है। वह जोन आउट हो जाता है और कुछ समय बाद खुद को होटल लॉबी में खड़ा पाता है। उसे याद नहीं रहता कि वह वहां कैसे पहुंचा। अगले दिन उसकी मुलाकात काल से होती है। एडी अपनी बातों से काल को भी प्रभावित कर देता है। काल कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा। रास्ते में वह एक नई कंपनी की पूरी फाइल एडी को देता है जिसे वह खरीदने वाला होता है। एडी बहुत तेजी से पूरी फाइल एनालाइज कर लेता है और सभी डिटेल्स समझ जाता है। इसके बाद काल उसे छोड़कर चला जाता है। अब एडी को फिर से साइड इफेक्ट होने लगते हैं। एक पल वह एक जगह होता है और अगले ही पल सिटी के किसी और कोने में पहुंच जाता है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह कब और कैसे वहां पहुंचा। ऐसे करते करते कई जगह बदलती हैं और अंत में एडी को एक लड़की के साथ होटल रूम में दिखाया जाता है जहां वह इंटीमेट होता है। उसे धुंधला सा याद आता है कि वही आदमी यहाँ भी था जो उसका पीछा कर रहा था। तभी उसे अपने पैरों में तेज दर्द महसूस होता है और उसे याद आता है कि सुबह कुछ लोगों ने उस पर हमला किया था, लेकिन उल्टा वह उन सब से लड़ने लगा क्योंकि उसने टीवी पर ब्रूस ली की फाइट्स देखी थीं और उसके सारे मूव्स उसे याद थे। उन्हीं मूव्स का इस्तेमाल करके उसने सबको नीचे गिरा दिया था। इसके बाद अगली सुबह उसकी आंख खुलती है। वह खुद को बहुत दूर पाता है। उसे पिछले पूरे दिन की कोई मेमोरी नहीं होती। समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या क्या हुआ। आखिर में वह वापस अपने घर की तरफ आता है। वापस आने के बाद एडी उस फाइल को फिर से एनालाइज करने बैठ जाता है और जैसे जैसे समय गुजरता है उसे महसूस होने लगता है कि अब उसके दिमाग की धार पहले जैसी नहीं रही। उसे फिर से ड्रग की जरूरत है। वह बॉक्स खोलकर चेक करता है और वहीं उसे झटका लगता है क्योंकि अंदर एक भी गोली नहीं बची होती। सारी एंजाइटी खत्म हो चुकी होती है। उसी पल केविन का कॉल आता है और वह याद दिलाता है कि काल की आज मीटिंग है और जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना जरूरी है। एडी जानता है कि बिना ड्रग के वह कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए वह बीमार होने का बहाना बनाता है। मगर केविन साफ कह देता है कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा और किसी भी हालत में आना होगा। मजबूरी में एडी मीटिंग में पहुंच तो जाता है, लेकिन उसका फोकस पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी उसकी नजर टीवी पर जाती है जहां न्यूज चल रही होती है और वह वही लड़की देखता है जिसके साथ वह पिछली रात इंटीमेट हुआ था। न्यूज से पता चलता है कि उस लड़की का मर्डर हो चुका है। यह देखते ही एडी का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह भागकर बाहर आता है और उल्टी करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे किसने मारा और उससे भी ज्यादा डर यह होता है कि कहीं उसने खुद तो यह सब नहीं कर दिया। अब एडी को किसी भी तरह एंजाइटी चाहिए। उसके पास अब भी वर्णन की डायरी पड़ी होती है। वह सबसे पहले अपनी एक्स वाइफ मेलिसा को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। फिर डायरी में लिखे एक एक नाम पर फोन करना शुरू करता है। हर जगह से एक ही जवाब मिलता है कि जिस जिस इंसान ने इस ड्रग को लिया था वह मर चुका है। इसका मतलब साफ है कि एंजाइटी लेने वाले लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं। मगर जैसे ही वह आखिरी नंबर डायल करता है, फोन उसी के पास रिंग करने लगता है और एडी उस आदमी को देखता है जो काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। एडी वहां से भागता है और सीधा मेलिसा के पास पहुंचता है। उसे देखते ही मेलिसा कहती है कि उसे पता है एडी एंजाइटी ले रहा है क्योंकि वह खुद भी यह ड्रग ले चुकी है। शुरुआत में उसे भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने बताया कि जैसे ही यह ड्रग छोड़ते हो शरीर के एक एक ऑर्गन जवाब देने लगता है और खासकर ब्रेन बुरी तरह रिएक्ट करता है। मेलिसा पूछती है कि एडी कितने समय से यह ड्रग ले रहा है और जब एडी बताता है कि करीब 2 महीने से, तो वह और घबरा जाती है। वह कहती है कि उसने सिर्फ 1 हफ्ता नेद लिया था और उसकी हालत देखी जा सकती है। वह साफ चेतावनी देती है कि अगर एडी के पास अभी भी गोलियां हैं तो उन्हें लेते रहना ही बेहतर है क्योंकि छोड़ते ही हालत तेजी से बिगड़ जाएगी। इतना कहकर मेलिसा वहां से चली जाती है। अब एडी की हालत सच में खराब होने लगती है। उसके पास सिर्फ एक गोली बची होती है। वह घर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी गेनाडी उस पर हमला कर देता है। अपने पैसों के लिए, खुद को संभालने के लिए एडी गोली खाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली गेनाडी के हाथ लग जाती है। एडी उसे रोकता है मगर गेनाडी बिना रुके गोली खा लेता है। एंजाइटी का असर तुरंत गेनाडी पर भी शुरू हो जाता है और वह एडी को पकड़कर बैंक तक ले जाता है। एडी पैसे निकालकर उसे दे देता है। ड्रग के असर से गेनाडी अब चीजों को बहुत साफ देखने लगता है, लेकिन एडी बिना ड्रग के लगातार कमजोर पड़ रहा होता है। किसी तरह वह लिंडी के पास पहुंचता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। उसकी हालत देखकर लिंडी भी डर जाती है। एडी बताता है कि उसने कुछ गोलियां छुपा कर रखी हैं और लिंडी को उन्हें लेकर आना होगा। जब लिंडी पूछती है कि गोलियां कहाँ हैं और एडी कहता है कि तुम्हारे घर पर, तो वह गुस्सा हो जाती है, लेकिन एडी की जान बचाने के लिए वहां जाने को तैयार हो जाती है। जैसे ही लिंडी गोलियां लेकर बाहर निकलती है, वही आदमी उसका पीछा करने लगता है। वह तुरंत फोन करके एडी को बताती है। एडी उसे वहां से भागने को कहता है। तभी वह आदमी लिंडी पर हमला करता है। लिंडी दौड़कर बचने की कोशिश करती है और रास्ते में 2 लोगों से मदद भी मांगती है, लेकिन वह आदमी नाइफ से उन दोनों को मार देता है। लिंडी किसी तरह छुप जाती है और फिर एडी को कॉल करती है। एडी साफ कहता है कि वहां उसकी मदद कोई नहीं कर सकता और उसे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। वह उसे एक गोली लेने को कहता है। लिंडी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वह एंजाइटी खा लेती है। ड्रग लेते ही उसकी परसेप्शन बदल जाती है और उसे हर चीज बेहद साफ दिखाई देने लगती है। दूर उसे एक लड़की आइस स्केटिंग करती दिखती है। लिंडी उसकी तरफ दौड़ती है और वह आदमी उसके पीछे पीछे आता है। लिंडी उस लड़की को उठाती है और स्केटिंग शूज से उस आदमी पर हमला करती है। वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद लिंडी एडी के ऑफिस पहुंचती है, उसे गोली खिलाती है और दोनों होटल चले जाते हैं।
अगली सुबह एडी की आंख खुलती है और वह खुद को ठीक महसूस करता है, लेकिन लिंडी साफ कह देती है कि यह ड्रग इंसान को पूरी तरह बदल देती है और जब तक एडी एंजाइटी लेता रहेगा वह उसके साथ नहीं रह सकती। एडी मान लेता है कि वह अभी यह ड्रग छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसे बहुत कुछ ठीक करना है। लिंडी कहती है कि जब वह सब ठीक कर लेगा और ड्रग छोड़ देगा तब वह वापस आएगी और यह कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद एडी दोबारा काम में लग जाता है। उसका दिमाग फिर से तेज चलने लगता है और वह काल के साथ काम शुरू कर देता है, लेकिन इस बार उसने एक स्ट्रेटजी बना ली होती है। उसे पता चल चुका होता है कि सही डाइट और नशे से दूर रहकर एनजेडी के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। वह एक डॉक्टर के लैब में पहुंचता है और उसे एनजेडी की गोली देता है और कहता है कि इसी ड्रग को दोबारा बनाना है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स खत्म करने होंगे और बदले में वह मनचाही रकम देगा। वहां से निकलने के बाद एडी पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि जिस लड़की की मौत हुई थी वहां एक आदमी ने एडी को आखिरी बार उसके साथ देखा था। लेकिन एडी पूरी तैयारी के साथ आया होता है। वह शहर के सबसे बड़े लॉयर को बुलाता है जो उसे आसानी से छुड़ा लेता है। अगले दिन सभी लोग मीटिंग में पहुंचते हैं, जहां हान नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसकी कंपनी को काल खरीदना चाहता है। डील लगभग फाइनल हो जाती है, लेकिन हान की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। काल इस डील से बेहद खुश होता है और एडी से कहता है कि वह उसे $1 मिलियन देने वाला है और अगर एडी चाहे तो उसका पार्टनर भी बन सकता है, क्योंकि काल नहीं चाहता कि एडी कभी उसका कंपटीशन बने। यह सुनते ही एडी बहुत खुश हो जाता है। फाइनली एडी की जिंदगी एक नए मोड में आ चुकी होती है। सब कुछ कंट्रोल में लगने लगता है, मगर जैसे ही वह बाहर निकलता है उसे सामने गेनाडी खड़ा दिख जाता है। गेनाडी सीधे कहता है कि उसे और गोलियां चाहिए। एडी साफ मना कर देता है और कहता है कि अब उसके पास कोई गोली नहीं है। यह सुनते ही गेनाडी उसे धमकाने लगता है और कहता है कि उसे पता है एडी अब काल के साथ काम कर रहा है और अगर उसे गोलियां नहीं मिली तो वह काल को बता देगा कि एडी एक ड्रग एडिक्ट है। एडी शांति से कहता है कि इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि अगले दिन डील फाइनल होते ही उसे पैसे मिल जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। उसके बाद किसी की बात मायने नहीं रखेगी। लेकिन अगले दिन सिचुएशन अचानक बदल जाती है, क्योंकि हन मीटिंग के लिए आता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ आती है और बताती है कि हन हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अगर वह बच गया तो खुद आकर साइन करेगा और अगर नहीं बचा तो पावर ऑफ अटर्नी उसकी वाइफ को मिल जाएगी और वही कंपनी सेल कर देगी। यानी डील अब भी पूरी तरह ऑन रहती है। नीचे जाते वक्त एडी की नजर उस आदमी पर पड़ती है जो लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और अब उसे समझ आता है कि वही हान का बॉडीगार्ड है। तभी एडी को पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है कि हान बीमार क्यों पड़ा था, क्योंकि वह भी एंजाइटी लेता था और गोली ना मिलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। इसलिए उसका बॉडीगार्ड एडी के पीछे पड़ा हुआ था ताकि किसी तरह उसे गोली मिल सके। इसी बीच एडी को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वह अपने लॉयर के साथ जाता है, अपना कोट उतार कर लॉयर को देता है और लाइनअप में खड़ा हो जाता है। आई विटनेस पहचान करने वाला होता है, लेकिन वहां सब लोग एक जैसे दिखते हैं और वह एडी को पहचान नहीं पाता। एडी बम हार आता है और कोट लेकर सीधा काल के पास पहुंचता है। काल बेहद परेशान होता है और बताता है कि हान ऑलमोस्ट मर चुका है और मीडिया में यह खबर फैल चुकी है कि उनकी कंपनी खरीदी जा रही है। तभी एडी को विड्रॉल का झटका लगने लगता है और उसे एहसास होता है कि गोली लेने का समय हो गया है। वह हमेशा गोली अपने कोट में रखता था, लेकिन जब वह चेक करता है तो देखता है कि सारी गोलियां गायब हैं। घबराकर वह बाहर आता है, तभी उसे एक कुरियर मिलता है। डब्बा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर उसके 2 बॉडीगार्ड्स के कटे हुए हाथ होते हैं। यहीं उसे समझ आ जाता है कि यह सब गेनाडी का काम है। एडी घर पहुंचकर टीवी ऑन करता है और जैसे ही अपने लॉयर को देखता है उसे सच्चाई समझ में आ जाती है कि वही लॉयर हान के लिए भी काम करता था और उसी को उसने कोट दिया था। यानी उसी ने सारी गोलियां चुराकर हान तक पहुंचाई होंगी। अगर हन को गोली मिल जाती तो वह ठीक हो जाता और डील कैंसिल कर देता। ऐसे में एडी को ना मनी मिलती और ना पार्टनरशिप, यानी एडी पूरी तरह बर्बाद होने वाला था। तभी डोरबेल बजती है और कैमरा में एडी देखता है कि बाहर गेनाडी खड़ा है। उसे और गोलियां चाहिए। बीच में जान बचाने के लिए एडी ने उसे कुछ गोलियां दी थीं, लेकिन अब वह और मांग रहा है। एडी फोन चेक करता है और देखता है कि नेटवर्क नहीं है। उसे लगने लगता है कि अब वह मरने वाला है, मगर वह दूसरों के हाथों नहीं मरना चाहता, इसलिए बैल्कनी से कूदने का फैसला करता है। तभी उसे याद आता है कि उसने एक गोली बॉक्स में छुपा कर रखी थी। वह वापस आता है और चीजें निकाल कर गोली तक पहुंच जाता है, लेकिन खाने से पहले ही गेनाडी अंदर आ जाता है। धक्का लगते ही गोली एडी के हाथ से गिरकर नीचे चली जाती है। गेनाडी इंजेक्शन निकालता है और बताता है कि एडी ने जो गोली उसे दी थी उसका इफेक्ट डायरेक्ट खाने से ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसलिए उसने उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया है ताकि इंजेक्शन से वह खून में ज्यादा देर तक रहे। वह बताता है कि गोली खाने से पहले उसे अपना पोटेंशियल पता ही नहीं था और अब उसे लगने लगा है कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट में घुसने की बातें करता है और अपने आदमियों को पूरे घर में गोली ढूंढने का आदेश देता है, टॉर्चर करने के लिए। जैसे ही वह एडी की तरफ बढ़ता है, एडी की नजर पास पड़े नाइफ पर पड़ती है। गेनाडी करीब आता है और एडी अचानक नाइफ उठाकर उस पर हमला कर देता है और तब तक स्टैब करता रहता है जब तक गेनाडी मर नहीं जाता। फर्श पर गेनाडी की लाश और खून फैला होता है और एडी भी वहीं गिरा होता है। एडी जानता है कि जैसे ही गेनाडी के आदमी आएंगे वह मारा जाएगा। उसे याद आता है कि एंजाइटी अभी भी गेनाडी के खून में मिला हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए एडी उसका खून पी लेता है। उसका दिमाग फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वह अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अंदर आए। दोनों आदमियों को भी मार देता है और वहां से निकल जाता है।
क्योंकि यह फ्लैट पहले एक ड्रग डीलर का था, इसलिए पुलिस को लगेगा कि लड़ाई उसी के साथ हुई है। एडी सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और पता चलता है कि हान मर चुका है। वह हन के बॉडीगार्ड से मिलता है और समझ जाता है कि गोली हन तक कभी पहुंची ही नहीं थी। वह बॉडीगार्ड को बताता है कि लॉयर ने गोलियां चुराई थीं। गुस्से में बॉडीगार्ड एडी के साथ लॉयर के घर पहुंचता है। लॉयर बंधा होता है और एडी को गोलियां मिल जाती हैं। बॉडीगार्ड लॉयर को मारने वाला होता है और हमेशा के लिए एडी की जिंदगी से बाहर चला जाता है। समय गुजरता है और 1 साल बीत जाता है। अब एडी की किताब पब्लिश हो चुकी होती है जो बेस्ट सेलर बन चुकी है और उसका नाम होता है इल्यूमिनाटी। एडी अब सेनेटर के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है और उसका सपना प्रेसिडेंट बनने का होता है। तभी कार्ल उससे मिलने आता है और बताता है कि उसे पता चल गया है कि एडी का दिमाग इतना तेज कैसे है। उसे एनजेडटी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में भी पता चल चुका है और वह पूरी कंपनी खरीद चुका है। कार्ल यह भी बताता है कि एडी की प्राइवेट लैब भी बंद करवा दी गई है और अब वह एडी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि अगर उसे गोलियां चाहिए तो उसे कार्ल के इल्लीगल कामों में मदद करनी होगी, वरना वह सबको बता देगा कि एक सेनेटर ड्रग्स लेता है। यह कहकर कार्ल बाहर निकलने लगता है। तभी एडी उसे रोकता है और कहता है कि तेज दिमाग का असली फायदा यही होता है कि आप प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कर लेते हो। वह बताता है कि उसने एंजाइटी की प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर लिया है और अब उसे रोज गोली लेने की जरूरत नहीं है। उसने ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिसका असर परमानेंट है और वह फॉर्मूला सिर्फ उसके दिमाग में है। अब वह गोली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। एडी कार्ल को बताता है कि सामने से 500 मीटर दूर एक कार 170 की स्पीड से आ रही है और क्रैश होने वाली है, और ठीक वैसा ही होता है। फिर वह कार्ल के सीने पर हाथ रखकर बताता है कि उसे हार्ट डिजीज है, जिसकी जानकारी सिर्फ कार्ल को थी। एडी उसे कार में बैठाता है और चेतावनी देता है कि अगर कार्ल ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो उसके पास हर कदम का जवाब होगा। कार्ल डर के मारे वहां से चला जाता है और आखिरी सीन में एडी एक चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां लिंडी उसके सामने बैठी होती है। दोनों मुस्कुराते हैं। वेटर आता है और एडी चाइनीज में ऑर्डर करता है। लिंडी मुस्कुराती है और एडी भी, और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।